क्या 2023 की शुरुआत दुनिया में कोविड और लॉकडाउन की वापसी से होने वाली है? क्या अगले साल यानी 2023 में हमें कोरोना वायरस की एक और लहर का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चीन में इस समय बहुत विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ये चीन की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ये चीन के एक बहुत बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां इस समय लाशों का अंबार लगा हुआ है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि बीजिंग और शंघाई समेत चीन के कई बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में इस समय सैकड़ों हजारों लोगों की लाशें इसी तरह जमा हो रही हैं क्योंकि इनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं और इनके परिवारों ने भी इनके शव लेने से इनकार कर दिया है। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन की स्थिति इस समय कैसी है। 2000 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, यानी मरने के बाद भी लाइनों में लगना पड़ रहा है और इन शवों को इनके परिवारों ने या तो अपनी गाड़ियों में ही रखा हुआ है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स खरीद रहे हैं क्योंकि इन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें ये शव अपने घरों में या कब्रिस्तान के बाहर कब तक इसी तरह से रखने होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग अब रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स खरीद रहे हैं ताकि उनमें शवों को रखा जा सके। यानी चीन में कोविड की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन की शी जिनपिंग सरकार ये कह रही है कि वहां पिछले 3 वर्षों में कोविड से सिर्फ 5237 मौतें हुई हैं, जबकि ये सच बिल्कुल नहीं है। जिस वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 में कोविड को लेकर चेतावनी जारी की थी और उसकी बातें काफी हद तक सही निकली थी, उसी वैज्ञानिक ने इस बार चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर भी एक स्टडी की है जिसमें यह बताया गया है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोविड से संक्रमित हो सकती है। यानी इस हिसाब से अगले 3 महीनों में चीन के 142 करोड़ लोगों में से लगभग 85 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित होंगे। 85 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा हांगकांग में हुई एक और रिसर्च का यह अनुमान है कि वर्ष 2023 में यानी नए साल में चीन में कोविड से 9,64,000 लोगों की मौत हो सकती है और इसी तरह की आशंका अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी जताई है। इस इंस्टीट्यूट ने जब स्टडी की है उसके मुताबिक अप्रैल 2023 तक चीन की 1/3 आबादी कोविड से संक्रमित होगी और तब तक वहां 5 लाख लोग इससे मर चुके होंगे। इसके अलावा इसमें यह भी अनुमान है कि वर्ष 2023 में चीन में कोविड से कुल मिलाकर 16 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यानी चीन में कोविड की 3 लहरें आ सकती हैं और तीसरी लहर का पीक अप्रैल 2023 में आ सकता है या उसके आसपास हो सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया से तो कोविड अब जाने लगा है और चीन में अब उसका प्रवेश हो रहा है। तो इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है चीन के लोग अब तक बड़ी संख्या में कोविड से संक्रमित नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में इस बीमारी से लड़ने वाली इम्यूनिटी अब तक विकसित नहीं हो पाई और अब जब वहां ये वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है तो इससे ज्यादा लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। दूसरी वजह है वैक्सीनेशन। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड के नए म्यूटेशन से लड़ने के लिए वैक्सीन की 2 डोज काफी नहीं है और लोगों को तीसरी डोज लगवाने की बेहद आवश्यकता है, जबकि चीन में लोग बूस्टर डोज लगवाने से बच रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि चीन में जो वैक्सीन बनी भी है वो कारगर नहीं है। चीन में 18 साल से ऊपर के 57% लोगों ने और 80 साल से ऊपर के 42% लोगों ने ही वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया है और अभी चीन में जो लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं उनमें ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनकी उम्र 60 से 90 वर्ष के बीच है। इसके अलावा चीन में लोगों को जो वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई गई उसका नाम है कोरोना वैक और यह वैक्सीन कोविड के खिलाफ सिर्फ 30% ही प्रभावी है, यानी इसका एफिकेसी रेट सिर्फ 30% है। चीन में बने सामान को लेकर वैसे भी एक कहावत हमारे यहां कही जाती है कि चीन में बना सामान चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक और चीन की कोविड वैक्सीन ने भी वैसा ही प्रदर्शन किया है। यह वैक्सीन कुछ ही दिनों में फेल हो गई और चीन ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने ये बताते रहे कि उन्होंने वैक्सीन भी बना ली है
दवाइयां भी बना ली हैं और उन्होंने कोविड पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने इसे अपनी ईगो के साथ ले लिया था। चीन में कोविड के मामले बढ़ने का एक और कारण है और वो है नया वेरिएंट, और इस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7 और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिवार का ही एक हिस्सा है। यानी पिछले साल जो ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला था, जो आया था, हमारे देश में भी ओमिक्रॉन आया था, आपको याद होगा, ये नया वेरिएंट उसी के म्यूटेशन से जन्मा है। और बड़ी बात यह है कि ये पुराने वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। पुराने वेरिएंट को ओमिक्रॉन BA.5 कहते हैं और अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो वो औसतन 5 और लोगों को इससे इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। 5 लोगों को और ज्यादा इन्फेक्शन वो आगे बढ़ाता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति इस नए वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वो औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी इस वेरिएंट की मदद से कोविड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और चीन में अभी ऐसा ही हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन में इस वेरिएंट की वजह से कोविड का डबलिंग रेट महीनों या दिन से घटकर अब कुछ घंटे हो सकता है। डबलिंग रेट का मतलब यह है कि इस वेरिएंट की वजह से कोविड के मरीज महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही घंटों में दुगने हो सकते हैं। कुछ ही घंटों में संख्या दुगनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए चीन में आज कोविड के 1 लाख मरीज हैं तो कुछ ही घंटों में यह संख्या 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि यह नया वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक है। इस वेरिएंट का पहला मामला चीन में ही मिला था और बड़ी बात यह है, जो आपके लिए चिंता में डालने वाली बात है, यह वेरिएंट भारत में भी पहुंच चुका है और हमारे देश में दिवाली के आसपास यानी 14 अक्टूबर को इस वेरिएंट का पहला मरीज मिला था और अब भारत के अलावा यही वेरिएंट अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों में फैल चुका है, क्योंकि इन तमाम देशों में इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। इस वेरिएंट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह शरीर में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी पर जबरदस्त प्रहार करता है और बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं के लिए भी यह कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए हम आपसे यह कह रहे हैं कि इस खबर को यह मत सोचिएगा कि यह चीन में हो रहा है तो हमारा क्या लेना देना। चीन में यह आज हो रहा है, हो सकता है कल बाकी की दुनिया में भी यह वेरिएंट ऐसा ही उत्पात मचाए, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप यह देखिए कि इस वेरिएंट से बचने के लिए चीन के लोग क्या कर रहे हैं। चीन में इस समय लोग अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। शी जिनपिंग ने संक्रमण को रोकने के लिए अपना सारा जोर जीरो कोविड पॉलिसी पर लगा दिया, लेकिन उनकी यह पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो गई। अब तक वो पूरी दुनिया को यह बताते रहे कि उनकी जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया में सबसे अच्छी है। आपको याद होगा अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जब अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इस जीरो कोविड पॉलिसी को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। जहां भी जाते थे कहते थे कि कोविड को कैसे रोकना है चीन से सीखिए, लेकिन यह शी जिनपिंग की बहुत बड़ी गलतफहमी थी और यह जीरो कोविड पॉलिसी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दूसरी गलती, शी जिनपिंग ने कोविड के खिलाफ चीन के मॉडल को दुनिया का सबसे शानदार मॉडल बताया और इसका जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मॉडल की समीक्षा नहीं की। तीसरी गलती, जब किसी देश का नेता अपने लोगों की बात नहीं सुनता और सारे फैसले एक ही व्यक्ति लेता है तो उस देश में यही होता है। शी जिनपिंग ने चीन में बिल्कुल यही किया। उन्होंने सारे फैसले खुद लिए, अपनी मनमानी की और अपने देश के लोगों की एक बात तक नहीं सुनी। यहां पर हम आपको बताएंगे कि इस समय भारत की स्थिति क्या है। यह भारत में आप वैक्सीनेशन का पूरा डेटा देख रहे हैं और इस वैक्सीनेशन में जब आप देखेंगे 16 जनवरी से 22 जनवरी 2021 के बीच हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और पहले हफ्ते में हमने लगभग 12.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। इसके बाद आप देखिए 11 सितंबर से 17 सितंबर 2021 हमारा वैक्सीनेशन चरम पर था, जब हमने इस हफ्ते 6.7 करोड़ वैक्सीन लगाई। और फिर देखिए 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022 के बीच में हमारे देश में 5.5 करोड़ वैक्सीन लगी है। लेकिन इस समय क्या स्थिति है, ये तो आपने मैंने आपको पूरा एक डेटा दिखाया कि कब हमारे देश में कितनी वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है, आज हम यहां पर खड़े हैं, देखिए यहां
और यहां का मतलब है 10 दिसंबर से 16 दिसंबर का जो डेटा है वो ये कहता है कि इस हफ्ते में सिर्फ 3 लाख वैक्सीन, सिर्फ 3 लाख डोज लगी हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो वैक्सीनेशन के मामले में हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। आज हम यहां हैं लगभग 3 लाख के आसपास, और शुरुआत भी हमने यहां की थी, देखिए वहां पर 16 जनवरी 2021। तो स्थिति आज वही है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक कोविड के नए वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज को बहुत जरूरी बता रहे हैं, जबकि हमारे देश में लोग अब बूस्टर डोज नहीं लगवाना चाहते। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई होगी और आप सोचते होंगे कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, कोविड तो जा चुका। अब देखिए हमारे देश में वैक्सीनेशन की स्थिति, एक और चार्ट आपको दिखाते हैं। इस स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, भारत में अब तक वैक्सीन की लगभग 220 करोड़ डोज लगी हैं। देखिए 220 करोड़, और 140 करोड़ लोगों में 102 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके हैं। यहां पर 102 करोड़ जो एक फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, इसको फर्स्ट डोज आप कहेंगे। इसके बाद 95 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड डोज पूरी हो चुकी है, यानी जो आप कह सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं हमारे देश में, वो हैं 95 करोड़। अब जो चिंताजनक बात है वो है कि हमारे देश में जो बूस्टर डोज है वो सिर्फ 22.3 करोड़ लोगों ने लगवाई है। और ये जो लोग हैं, ये जो संख्या है, ये भारत को चिंता में डाल सकती है। और इस हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी में सिर्फ 16% लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। हालांकि इसके बावजूद समय रहते भारत के लिए अभी डरने जैसी कोई बात नहीं है। अब बड़ा सवाल जिसका मैं जवाब आपको देना चाहता हूं वो ये है, आप कहेंगे कि क्या हमें डरने की आवश्यकता है या नहीं। तो इस समय की जो स्थिति है वो ये है, इस समय आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम क्यों कह रहे हैं इसे आप 4 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट, भारत में चीन जैसी स्थिति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारी वैक्सीन कोविड के अब तक के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ काफी प्रभावी साबित हुई है। हमारे पास चाइना से कहीं ज्यादा अच्छी वैक्सीन है, और हमने जो आपको बताया, हमारे बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। 95 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। दूसरा पॉइंट, भारत के 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी, यानी भारत की 68%, 68% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। और तीसरा पॉइंट यह है कि भारत में कोविड की 2 लहर पहले ही आ चुकी हैं, और हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड से पहले ही संक्रमित हो चुका है। यानी इन लोगों में इम्यूनिटी बन गई है और हमारा शरीर वायरस की तरह म्यूटेट हो रहा है। हमारे शरीर जैसे ये वायरस म्यूटेट होता रहता है, वैसे हमारे शरीर में भी इससे लड़ने की क्षमता लगातार बढ़ती रहती है। आपको बिहार के उन गैंग्स ऑफ मदिरापुर के बारे में बताएंगे जो शराबबंदी के बावजूद बिहार में न सिर्फ दूसरे राज्यों से शराब लेकर आ रहा है, बल्कि उसी शराब की घर घर सप्लाई कर रहा है। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में कच्ची शराब की फैक्ट्रियां ये गैंग्स चला रहे हैं। इसीलिए आज हमने इनका नाम रखा है गैंग्स ऑफ मदिरापुर, क्योंकि इन गैंग्स का काम यह है कि बिहार की गली गली में, बिहार के गांव गांव में शराब की नदियां बहती रहें। और इस समय बिहार में शराब की नदियां बह रही हैं, और ये वो गैंग है जिसने बिहार के युवाओं को शराब की होम डिलीवरी के काम में लगा दिया है। ये सबसे डराने वाली बात है। बिहार में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद सारण जिले में कच्ची शराब पीने की वजह से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि शराब का काला कारोबार करने वाले जो लोग बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार को दिखाई नहीं देते, उन गैंग्स ऑफ मदिरापुर तक हमारी टीम बड़ी आसानी से पहुंच गई। और आज हमने शराब के इस बिजनेस मॉडल को ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे देश के सामने एक्सपोज किया है। इस रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा कि कैसे बिहार में 73 लोगों की मौत के बाद भी खुलेआम कच्ची शराब बनाई जा रही है, यानी शराब की नदियां आज भी बह रही हैं। और हैरानी की बात यह कि इस शराब को बिहार में घर घर तक वहां के ऐसे युवा पहुंचा रहे हैं जो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अभी तक नौकरी नहीं है। यह सबसे खतरनाक बात है
कि वो लोग जिन्हें देश की तरक्की में, देश के विकास में भागीदार होना चाहिए था, जो हमारे देश के युवा हैं, वही इस शराब की होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली में लोकसभा में किस तरह पंजाब में ड्रग्स के कारोबार का भी मुद्दा उठा है। लोकसभा में जिस वक्त नशीली दवाओं की समस्या पर बहस चल रही थी, तभी शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट में नशे की हालत में आता हो, वो आज पंजाब चला रहा है। आप भी देखिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को लेकर क्या कहा, और यह बात वो तब की बता रही हैं जब भगवंत मान लोकसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा में आया करते थे। और हरसिमरत कौर का कहना है कि जब वो लोकसभा में आते थे कार्यवाही में शामिल होने के लिए, तब वो पार्लियामेंट में भी शराब पीकर आते थे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ सर। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो सर। जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे, जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो, ये तो हालात हैं सर। सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए, तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया, तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा।